काम करने का तरीका समझते हैं एक बार। आप किसी कस्टमर के पास गए, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना है, लेकिन उसको सेल करने के पहले रूल्स पता होने चाहिए आपको। क्या क्या रूल्स होते हैं, कंपनी क्लेम कब देगी। आपने वन शॉट में जाके पॉलिसी बिना पूछे, बिना सोचे समझे पॉलिसी हमने सेल कर दिया, कस्टमर का क्लेम आ गया और कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, और वो अगर कस्टमर आपके घर के आसपास का होगा ना, तो जरूर आपके घर पे आएगा कि आपने मेरे को बेकार पॉलिसी दे दी। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रूल्स समझने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के रूल्स क्या होते हैं? तो 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलवेज काम करते हैं। ऑलवेज, कोई भी पॉलिसी हो हेल्थ की, हमेशा काम करते हैं। पहला रूल, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। कोई भी हेल्थ पॉलिसी तभी काम करेगी जब ऐसी इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी होगी, जब कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होगा, और मिनिमम 24 आवर्स। अगर कोई कस्टमर लाइक हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और 22 आवर्स में डिस्चार्ज हो गया, अब कस्टमर चाहता है कि मुझे क्लेम मिले हॉस्पिटल से, कंपनी से क्लेम मिले, तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। पहला रूल, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है, हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, पहला रूल। सेकंड, 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड। तो कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते ही तुरंत शुरू नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, और कितना होता है वो? 30 दिन का। 30 डेज इनिशियल, 30 डेज कंपनी कवर नहीं करती। अगर आज किसी ने पॉलिसी ली है, मान लेते हैं आज 1 जून है, तो पॉलिसी जो शुरू होगी वो मोटा मोटा 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, पहले महीने का वेटिंग पीरियड है। ठीक है, पहले महीने में कोई भी क्लेम कंपनी प्रोसेस नहीं करेगी, ऐसा मान के चलेगा। इसका रीजन भी छोटा सा बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, कस्टमर प्री प्लान करके पॉलिसी लेता है। डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ये इमरजेंसी है, आपको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आपको ये ऑपरेशन करवाना है, ये सर्जरी करवानी है। कस्टमर क्या सोचेगा कि ठीक है, सर्जरी करवाना है, मेरा तो 70-80 हजार का खर्चा आएगा, मैं 10-20 हजार रुपए की पॉलिसी ले लेता हूँ, मेरे सस्ते में निपट जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, बहुत लोग बहुत माइंड से शार्प होते हैं इस चीज को लेकर। तो कंपनी बेवकूफ नहीं है, कंपनी इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगाती है, 30 दिन के बाद पॉलिसी चालू होगी। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट कवर्ड फ्रॉम डे 1। एक्सीडेंट के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं आता है। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है और सपोज अगर वो शाम को रोड पर जा रहा है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है उसके साथ में, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर से, अचानक से पेड़ गिर गया और किसी मेजर प्रॉब्लम में कस्टमर आ गया है, बहुत तरीके की ब्लीडिंग हो रही है जगह जगह से, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी। ध्यान रखिएगा, 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि फ्रैक्चर आ गया, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर आ गया और अब वो सोच रहा है कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, और फ्रैक्चर में उसमें बैंडेज हुआ, फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया, वो कंपनी क्लेम प्रोसेस नहीं करेगी। ठीक है। हेलो मैडम। हाँ जी मैडम जी, एक बताइए, सवाल था। बताइए बताइए विजय जी। हाँ मैडम जी, एक सवाल था कि जैसे एक्सीडेंट है, तो बाय द वे मैं जैसे कोई पर्सन का जानी जिसने पॉलिसी पॉलिसी ली है, वो पर्सन अगर 4 व्हीलर से ड्राइव कर रहा है तो वो भी, और उसका एक्सीडेंट होता है तो वो भी कवर होगा क्या उसमें? बिल्कुल होगा सर। 4 व्हीलर एनी एनी टाइप क्या, एनी ऑल टाइप टाइप ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या? एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। एनी टाइप ना, एक्सीडेंट कार के, की भी अगर हाँ हाँ सर, एक्सीडेंट के केस में अगर एडमिट होना पड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन इज हाँ मैंडेटरी। हाँ हाँ 24 एडमिट। ठीक है जी, सोनू जी अच्छा कुछ कह रहे थे आप? मैम ये 27 पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं में से ये पॉइंट्स हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा था, जो ये आपने सेकंड पॉइंट बताया था 30 डेज वेटिंग पीरियड, है ना, इसमें जैसे मान के चलिए, सपोज करिए अगर कोई कस्टमर है और जैसे आपने बताया कि बहुत शार्प होते हैं, प्लानिंग करते हैं कि 10-12 हजार का खर्चा निपट जाएगा और 80 हजार नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो 30 डेज वन सपोज करिए एक दिन बाद ही वो इस काम को करवाता है, वो इतना वेट कर लेता है, आपकी तरह जैसे पॉलिसी में वेट कर रहे हैं वो भी वेट कर लेता है, तो वो उस कंडीशन में कंपनी क्या उसको पे करेगी? अच्छा, गुड क्वेश्चन। चलिए, ये आते इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगी, जब मेरी पीपीटी में वो वाली स्लाइड आएगी तो। नो प्रॉब्लम मैम, ठीक है, इसमें दो एक डाउट, क्वेश्चन। दो 27 पॉइंट्स में मेरे 2 डाउट्स मैम, एक ये एक और है, वो आगे बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट पीपीटी की स्लाइड में देती हूँ आपको। मैम एक डाउट मेरा भी है मैम। जी, नाम बताइए। हाँ मैम, सेतु कुमार। सेतु जी बताइए, सेतु जी। हाँ मैम, ये हम लोग को एक दो पहले मीटिंग में भी बताया गया था ऐसा कि साइंस आजकल बहुत डेवलप कर गया है, जिसमें 24 बहुत सा ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें 24 आवर वो ये नहीं करना पड़ रहा है, डॉक्टर पहले ही छोड़ दे रहा है मैम।
तो वो ऐसा ये थी में कंडीशन में वो ये नहीं होगा उसका क्लेम क्लियर। सर साइंस ने कितनी भी तरक्की की होगी, आई एग्री, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी भी की होगी कि किसी को एडमिट होने की रिक्वायरमेंट है और उसको कम डॉक्टर या हॉस्पिटल बहुत कुछ घंटों में ही उसको ठीक कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। जहाँ हाँ, इमरजेंसी सही। होगी, जहाँ इमरजेंसी होगी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करना भी पड़ेगा। अगर साइंस यस, ने अगर डेवलपमेंट की है ना तो वो सर्जरीज में की है, ध्यान रखिएगा, सर्जरीज में की है। जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले होता था और बहुत टाइम लगता था, एडमिट करना पड़ता था, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में लेजर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है। स्टोन का ऑपरेशन, पथरी का, पहले पथरी के ऑपरेशन के लिए एडमिट करना पड़ता था, बट अभी नहीं होता है, लेजर ट्रीटमेंट चलता है वहां पर, 2 घंटे 3 घंटे बाद उसका डिस्चार्ज, कस्टमर का डिस्चार्ज हो जाता है। तो साइंस ने जितनी भी तरक्की की है ना, जितनी भी डेवलपमेंट की है, वो मेजरली सर्जरीज में कही है। अब किसी को फीवर है, किसी को निमोनिया हो गया है, किसी को डेंगू हो गया है, या कुछ ऐसा डिसीज निकल के आया है जिसमें साइंस क्या करेगी सर, मेडिसिन लेना है उसको तो मेडिसिन के बाद ही, अपने कोर्स के बाद ही ठीक होगा ना पेशेंट। समझ आया सीतू जी आपको? बोल रहे थे कि अगर किसी को रात में ये हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, रात में वो डिहाइड्रेशन हो गया, वो बोला गया कि नहीं उसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो वो मैम ऐसे केस में क्या होगा? सर देखो, जो जब भी कभी डिहाइड्रेशन के केस में एडमिशन होता है ना हॉस्पिटल में, तो वो तभी होगा जब बहुत लेवल, जैसे लेवल बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होगा पेशेंट का, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और डिहाइड्रेशन में भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 24 घंटे से पहले छुट्टी नहीं मिलती। आप ध्यान रखिएगा, उनको ग्लूकोज चढ़ता है, रेगुलरली ड्रिप चढ़ती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में बॉडी में इतनी वीकनेस आ जाती है कि कोई पेशेंट खुद से उठना बैठना नहीं कर सकता है, बहुत वीकनेस आती है बॉडी में, वाटर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज चढ़ता है, मेडिसिन जाती है ग्लूकोज के थ्रू। डिहाइड्रेशन तो बहुत नॉमिनल सी डिसीज है आज की डेट में, गर्मियों में बहुत लोगों को होता है, पानी की कमी हो जाती है, बहुत सारे क्लेम्स भी आते हैं इस तरह की। तो ये चीज आप लोग को समझना है बस, कि कंपनी क्लेम तभी प्रोसेस करेगी जब मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, 4th नंबर का, 100% कैशलेस। क्या होता है? इट मीन्स जब भी कभी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो कंपनी 100% कैशलेस ट्रीटमेंट देगी, कस्टमर को कुछ भी बियर नहीं करना है एक्सेप्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, नॉन पेबल आइटम्स। कुछ आइटम्स होती हैं जो कोई भी कंपनी हेल्थ में कवर नहीं करती है, जैसे कॉटन, सिरिंज, कैनुला, ग्लूकोज, पीपी किट, ग्लव्स, इस तरह के ये आइटम्स होते हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं, चाहे वो कोई भी यूज करे, चाहे वो पेशेंट के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर के लिए यूज हो रहा है, ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, कोई कंपनी कवर नहीं करती है, ठीक है। अब तो ये इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी थी, अब तो कंपनीज ने लास्ट ईयर से, जब से कोविड आया उसके बाद से इसकी लिस्ट बहुत कम कर दी है, बहुत कम, लिस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, बट फिर भी स्टिल अभी भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें हमारी, जैसे सिरिंज है, कॉटन है, ग्लव्स है, कैनुला है, आपका ग्लूकोज है, आपका पीपी किट है, ये सब कोई भी कंपनी कवर नहीं करेगी। इसके लिए जितना भी अमाउंट होगा, 2 4 5 हजार 10 हजार, जितना भी कस्टमर के लिए यूज होगा, वो कस्टमर को खुद से बियर करना होगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। नेक्स्ट, रूम रेंट। रूम रेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, जब कभी कस्टमर को इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट, तो जिस रूम में वो रहता है, जो रूम उसके लिए अवेलेबल करवाया जाता है हॉस्पिटल में, आप चाहे वो ट्विन शेयरिंग भी हो सकता है, शेयरिंग समझते हैं ना, एक रूम होता है हाँ। जिसमें 2 और 3 बेड्स लगे होते हैं और बीच में कर्टेन लगा होता है, वो शेयरिंग रूम होता है। अब चाहे वो शेयरिंग रूम हो, चाहे वो इंडिविजुअल सिंगल प्राइवेट एसी रूम कस्टमर को सेपरेट मिला हो, जिसमें प्रॉपर बेड होगा, सोफा होगा, टेलीविजन होगा, सेपरेट वॉशरूम होगा, टेलीफोन भी होगा कहीं ना कहीं, तो ये सब तरह के प्रोडक्ट्स वहां मिलते हैं, छोटा सा फ्रिज होगा एक रूम में, इस तरह का रूम अवेलेबल होता है। तो इसके लिए जो भी चार्जेस हॉस्पिटल चार्ज करता है, जो भी रेंट चार्ज करता है, वो सब रेंट कंपनी पे करती है, कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आईसीयू। तो आईसीयू के बारे में लगभग सभी को पता होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये इस तरह का फुल्ली मेडिकली इक्विपमेंट होते हैं, इसके अंदर सभी तरह का वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, और जो जो हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं अप डाउन करने वाले, प्रॉपरली आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं विजिबल तो हुए ही होंगे, इस तरह का प्रॉपरली जो रूम्स होते हैं, आईसीयू रूम्स जो होते हैं, कंपनी 100% कवर करती है। अब चाहे वो हॉस्पिटल में 5 हजार का अवेलेबल हो, चाहे 7 का, चाहे 10 का, चाहे 12 का, कंपनी पे करेगी। डॉक्टर फी, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट को देखने के लिए जितने भी
डॉक्टर्स विजिट करते हैं, जितनी भी नर्सेस विजिट करती हैं, डॉक्टर्स अगर दिन में 4 बार विजिट कर रहा है तो चारों बार उसका फी चार्ज होता है, कुछ ना कुछ चार्ज, विजिट चार्ज होता है डॉक्टर का। सीनियर डॉक्टर आएगा तो उसका अलग से फी चार्ज होगा, जूनियर डॉक्टर आएगा तो उसका अलग से विजिट चार्जेस होंगे। तो जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब कुछ एवरीथिंग कंपनी पे करती है, कस्टमर को नहीं पे करना। नेक्स्ट आता है नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस का मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई कस्टमर हमारे थ्रू पॉलिसी परचेज कर रहा है तो जिस साल कस्टमर ने पॉलिसी लिया, सपोज पूरे साल अगर पॉलिसी में किसी भी तरह का क्लेम नहीं आया, ठीक है, अगर पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल होता है तो कंपनी पॉलिसी में कुछ परसेंट सम एश्योर्ड बढ़ा देती है। इसको समझते हैं। कस्टमर क्या कहता है, मान लेते हैं आज पॉलिसी लिया कस्टमर ने, नेक्स्ट टाइम जब रिन्यूअल आया तो कस्टमर ने आपको बोला जी मेरे तो घर में पूरे साल कोई बीमार नहीं पड़ा, मेरा तो कोई क्लेम नहीं आया, डिस्काउंट बताओ जी कितना दोगे पॉलिसी में अब मुझे। हम क्या कहते हैं, कंपनी क्या कहती है कि हम कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते। ये तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, आपको पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ती तो कंपनी को तो क्लेम देना पड़ता ना। हाँ, यहाँ समझना है कि कंपनी कहती है कि हम डिस्काउंट नहीं देते हैं प्रीमियम में, हम आपको नो क्लेम बोनस देते हैं। मीन बोनस देते हैं, आपके सम एश्योर्ड में कुछ परसेंट एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं। जैसे किसी किसी प्रोडक्ट में छोटा सा नॉमिनल बात करते हैं, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पहले साल 25% सम एश्योर्ड बढ़ जाता है, 25%, यस मैडम, यंग स्टार में पहले साल 20% बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा में कॉम्प्रिहेंसिव में अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो डायरेक्टली डबल हो जाता है। 50%, 10 लाख की हाँ, पॉलिसी पे 100% है, 10 लाख 5 लाख 100%, 5 लाख ऑनवर्ड्स जो है 5 लाख की पॉलिसी पे 50% इंक्रीज। तो ये बेसिक्स है, हमें कस्टमर को बताना है कि इसे हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। जिस साल भी क्लेम नहीं आता है तो अगले साल कंपनी उसमें कुछ ना कुछ परसेंट सम एश्योर्ड इंक्रीज करती है, सम एश्योर्ड बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है रीस्टोर रिचार्ज। इसको बहुत नॉमिनल सी चीज में समझेंगे, रीस्टोर क्या होता है बहुत ज्यादा नहीं समझना है, कंफ्यूज होंगे। ये हम प्लान वाइज, क्योंकि हर प्लान में रीस्टोर रिचार्ज का मीनिंग डिफरेंट है, रीस्टोर का मीनिंग हर प्लान में डिफरेंट है। तो यहाँ समझना है रीस्टोर मीन्स जब भी कभी कस्टमर की पॉलिसी 100% कंज्यूम हो जाती है, जैसे अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, 5 लाख खत्म हो जाता है तो कंपनी उसकी पॉलिसी को अगेन 5 लाख रिस्टोर कर देती है, फिर से 5 लाख उसको देगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए। इसे कहा जाता है रीस्टोर बेनिफिट। रीस्टोर फिर से स्टोर कर दिया है पॉलिसी को, ठीक है। इसको सिर्फ अभी तो इतना एक ही पर्सन के लिए क्या मैडम? नहीं, सभी अच्छा, पर्सन के लिए कोई भी यूज कर सकता है। मैडम मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया था एनसीबी के बारे में, हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि जो सम एश्योर्ड है उसको आप इंक्रीज करते हो, है ना। तो आपने एक प्लान, ये हमको जो प्लान बताए थे उसमें ये बताया था जैसे कि कोई कस्टमर है वो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 3 साल का लेना चाहता है, उसमें आप डिस्काउंट भी देते हो, हाँ, जो कि इस एनसीबी से अलग है। तो उस केस में मैं, जैसे कस्टमर 1 साल का लेता तो उसको नेक्स्ट ईयर भी वो लेता तो उसका एनसीबी इंक्रीज हो जाता, लेकिन आपने 3 साल का एक साथ ही ले लिया तो उसको डिस्काउंट आपने दे दिया, तो मतलब कि वो एनसीबी की जगह वो डिस्काउंट दे दिया, बात वही आएगी या फिर और कोई बात होगी इसमें? नहीं, कंपनी ऐसा नहीं करती है। अगर किसी कस्टमर ने 3 साल की पॉलिसी एक साथ ली है, ठीक है, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, कस्टमर ने सिर्फ एक ही बार पॉलिसी ली, अब जब पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा तो वो 3 साल के बाद आएगा, ठीक है। इन बिटवीन जितना भी कस्टमर का एनसीबी कलेक्ट होगा, जब वो 3 साल बाद रिन्यू कराएगा तो वो उसको कलेक्शन मिलेगा, 3 साल का एनसीबी मिलेगा। लेकिन 3 साल बाद नहीं, इन बिटवीन अगर कोई क्लेम आएगा, मान लेते हैं आज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली, मैंने यंग स्टार की बात कर ली, सपोज किसी ने यंग स्टार ली है, आज 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, और 3 साल की एक साथ ले ली सपोज। आज इस साल पहले साल पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया कस्टमर का, अगले साल जब क्लेम आएगा कस्टमर का, नेक्स्ट ईयर क्लेम आ गया या रिन्यूअल के टाइमिंग पे 20% उसमें ऐड ऑन हो गया, टोटल मिला के पॉलिसी कस्टमर की 12 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कस्टमर का क्लेम आ गया तो अगले साल एनसीबी नहीं मिलेगा, क्लेम आने पर एनसीबी नहीं मिलता है, ठीक है। अब सपोज फिर नेक्स्ट ईयर कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल फिर उसमें वो कस्टमर को नहीं पता चलेगा, लेकिन इंटरनली उनकी पॉलिसी में एनसीबी जो है वो कलेक्ट होता रहेगा, कंपनी के रिकॉर्ड में एनसीबी उसमें कलेक्ट होता रहेगा। मान लेते हैं कोई क्लेम ही नहीं आया कस्टमर का, तो पहले साल 12 लाख की, नेक्स्ट ईयर उसके बाद नेक्स्ट
14 लाख की, उसके बाद नेक्स्ट 16 लाख की, मान लेते हैं थर्ड ईयर 16 लाख का वन शॉट में क्लेम आ गया, कंपनी पे कर, ठीक है। कस्टमर की पॉलिसी तो एक ही बार जनरेट हुई है ना, वो जनरेशन एक ही बार हो गया, लेकिन जब क्लेम प्रोसेस होगा या कभी इमरजेंसी होगी तो कंपनी के रिकॉर्ड में प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्या होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, कुछ भी बीमारी हो सकती है कस्टमर को, किसी को बीपी हो सकता है, किसी को शुगर, थायराइड, अस्थमा, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, या कोई भी, बहुत सारी बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां कि मुझे खुद को कई बार नाम समझ नहीं आते कि ये बीमारी है कौन सी, तो इतनी सारी बीमारियां हैं। तो कोई भी बीमारी हो, अगर वो पहले से लेने की, पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी है, डिसीज है, तो उसे हम काउंट करते हैं प्री एग्जिस्टेंट डिसीज में या पीईडी में। शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो पीईडी में वो काउंट होता है। और ऑलवेज अपने कस्टमर से आप लोगों को कंफर्म करना है कि इनको पहले से पॉलिसी लेने से पहले कोई डिसीज तो नहीं है, आपको क्लियरली पूछेगा सामने से, और ऐसा वर्ड बोल के पूछ सकते हैं कि सर प्लीज माइंड मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछना है आपको, कोई पीडी तो नहीं है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं यूज करते रेगुलरली मेडिसिन, क्योंकि जिन लोगों को बीपी शुगर होता है, अस्थमा होता है या थायराइड होता है, उन लोगों को डेली एक टैबलेट लेना होता है, ठीक है। तो उनसे हमें ये चीज ऑलवेज क्लियर करना है। हेलो मैडम, एक सवाल था मेरा। बताइए सर। हेलो मैडम जी, जी मेरा बताइए। एक सवाल, जैसे प्री एक्सिस्टिंग डिसीज में जैसे हस्बैंड है, हम्म तो हस्बैंड और एक फैमिली फ्लोटर लिया है, हस्बैंड को बीपी या शुगर ऐसी कोई बीमारी है, उसका अगर क्लेम आता है तो उसको वेटिंग पीरियड लगेगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन उसके वाइफ को कोई भी डिसीज नहीं है, समझो उसको ना बीपी है, शुगर नहीं, कुछ नहीं है, अगर उनका क्लेम आता है तो उनको क्या वेटिंग पीरियड लगेगा क्या? नहीं सर, जिसको हम बीमारी डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए वेटिंग पीरियड आता है। जिसको कोई बीमारी ही नहीं है तो कंपनी उसके लिए वेटिंग पीरियड क्यों लगाएगी? उसके नहीं लिए नहीं, यानी कंपनी वो 30 दिन के बाद से सब कुछ कवर होगा। हाँ, यानी वो जो पर्सन लेता है उसको रहा तो भी चल गया, उसकी वाइफ को समझो नहीं रहा तो भी वो है, ये हो कोई जाएगा, वेटिंग नहीं। 30 डेज के बाद वेटिंग पीरियड नहीं लगेगी। चलिए ये स्लाइड है जो सोनू जी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपका एक क्वेश्चन था कि अगर कस्टमर कंपनी को बता ही नहीं रहा है या 30 दिन के बाद में उसने सपोज 31वें दिन या 32वें दिन या नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद अगर उसको सर्जरी करवानी है, तो सर्जरी को आज हम यहाँ क्लियरली समझ लेते हैं। कुछ सर्जरीज होती हैं जिसके लिए हर कंपनी में, हर प्लान में वेटिंग पीरियड होता है। कोई भी सर्जरी कंपनी 30 दिन के बाद कवर नहीं करती है, जैसे स्टोन पथरी को बोलते हैं, कैटरेक्ट मोतियाबिंद को बोलते हैं, हर्निया है, पाइल्स है, बवासीर को कहा जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जो हमारे घुटने होते हैं उसे जब एक एज आने के बाद लोग चेंज करवाते हैं, लगभग एल्डर एज में होता है, 60-65 साल की एज में मेजरली जॉइंट घुटने रिप्लेस होते हैं, रसौली गांठें हो जाती हैं, गायने रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए भी वेटिंग पीरियड आता है। फेब्रॉइड है, फिस्टुला है, स्पाइन, हमारे रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जितने भी सर्जरीज हैं ध्यान रखिएगा कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 साल के बाद कवर होता है, हमारे यंग स्टार प्लान में 1 साल के बाद एक साल के बाद, ठीक है। तो मैडम इसकी जो लिस्ट है तो इनकी यानी कौन से डिसीज है कि जो यानी स्पेसिफिक डिसीज है, तो उनकी हमको लिस्ट मिलेंगी क्या उनको? बिल्कुल मिलेगी इन सर, सभी के बिल्कुल मिलेगी। ये तो गिनती के पीडीएफ 8-7 है, पीडीएफ नहीं हाँ है, हाँ हाँ पीडीएफ हाँ नहीं है, हमारे सभी पीपीटी जब अभी जब ट्रेनिंग्स होंगी ना हमारी पीपीटी के थ्रू, सभी पीपीटी हाँ के अंदर क्लियरली एक्सक्लूजन वाले डिसीज जो होती हैं या जो वेटिंग पीरियड वाली डिसीज होती हैं वो पीपीटी के हाँ अंदर हाँ क्लियरली मेंशन है, तो उसका स्नैपशॉट आपको मिलेगा। आप स्नैपशॉट अपने हाँ कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ अगर हाँ, ठीक बाकी है बीमारी क्योंकि तो मैम बाकी बीमारी तो उसमें 31 डेज में कवर हो जाएगी ना कवर मैम? हो जाएगी जैसे डेंगू वगैरह और कुछ भी होता सब है तो कुछ, उसको डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह इस टाइप का कुछ भी होगा ना तो 30 दिन के बाद, मान लेते हैं आज कोई पर्सन बिल्कुल अच्छा है, मैं अपनी एक एग्जांपल देके बोलती हूँ, टचवुड ईश्वर की कृपा है मैं ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं सपोज अच्छी खाती हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं आज हेल्थ पॉलिसी लेती हूँ, 1.5 से 2 महीने बाद अचानक मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कैंसर निकल कर आता है, कुछ भी, तो कंपनी प्रोसेस करेगी ना, क्यों? फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रहा है, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हाँ अगर 30 दिन के बाद डायग्नोज होगा तो कंपनी कवर कर लेगी, अच्छा ठीक है। हाँ हेलो मैडम, ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में अपना प्रीमियम कुछ इंक्रीज करते हैं कि सेम प्रीमियम में ही जाती है पॉलिसी? सेम प्रीमियम जाता है सर, कोई प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, किसी को शुगर वगैरह है तो? कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं चाहेगा, जो आपको प्रीमियम चार्ज नहीं मिलेगा सेम प्रीमियम कंपनी चार्ज करती है, कंपनी बस वेटिंग पीरियड लगाती है।
हेलो। ठीक है सर। और किसी को हार्ट वगैरह में मान लीजिए वॉल्व वगैरह में कुछ इशू है बट कभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मेडिसिन ले रहे हैं, वो डिक्लेयर कर दे तो क्या होगा उस केस में? सर पॉलिसी दे सकते हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है वही जाएगा, बस इनका हमें 2D इको रिपोर्ट चाहिए होगा, हम पॉलिसी प्रोसेस कर सकते हैं। और हार्ट रिलेटेड जो भी कोई क्लेम होगा वो 3 साल के बाद कवर होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अच्छा, बट प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता इसमें? नो सर, प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, प्रीमियम सेम रहेगा। हेलो मैम। हेलो जी बताइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम। हाँ मैम, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, ये स्पेसिफिक डिजीज एक होता है और मैम एक क्रिटिकल डिजीज होता है, ठीक है? हाँ तो मैम इसके लिए यूट्यूब पर देखे हैं कि कुछ इसका प्लान अलग से लेना पड़ता है कि ये क्रिटिकल डिजीज जो होता है वो जनरल इसमें वो कवर्ड नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट। तो मैम थोड़ा सा हम ये इसके बारे में जानना चाहते हैं मैम कि क्रिटिकल डिजीज क्या है। अगर ये कस्टमर ले लेता है ये प्लान और उसको क्रिटिकल डिजीज हो गया तो वो कल को ये बोलेगा कि नहीं भाई मेरा तो ये कवर नहीं हो रहा है। तो मैम थोड़ा सा इसके बारे में आपको किसने जानकारी। बताया कि कंपनी क्रिटिकल डिसीज को कवर नहीं करती? नहीं मैम, वो एक्चुअली यूट्यूब पर देख रहे थे ना कि क्रिटिकल डिजीज का एक अलग से उसका ये आता है। चलो मैं बताती हूँ। क्रिटिकल डिसीज का हर कंपनी में एक अलग प्लान है, स्टार हेल्थ में भी है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, क्रिटिकल डिसीज क्रिटिकल इलनेस का जो प्लान होता है उसमें कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल इलनेस ही कवर करती है। क्रिटिकल इलनेस में आपका किडनी है, कैंसर है, हार्ट है, पैनक्रिया है, आपका न्यूरो रिलेटेड, माइंड रिलेटेड आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, बहुत सारे केसेस यहाँ निकल कर आते हैं। बीपी हाई हो गया है, बीपी हाई होने की वजह से हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई है और उसकी वजह से माइंड में क्लॉटिंग हो गई है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है न्यूरो रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो न्यूरो में काउंट होती है। ये सब आपका क्रिटिकल इलनेस में काउंट होता है। और वो पॉलिसी पता है कैसे काम करती है? अगर क्रिटिकल इलनेस में रिक्वायरमेंट हो गई, या तो अगर ट्रीटमेंट वाली पॉलिसी लिया होगा तो ट्रीटमेंट मिलेगा, या फिर क्रिटिकल इलनेस की वजह से अगर डेथ हो जाती है कस्टमर की, एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट कस्टमर नहीं बच पाया, डेथ हो गई, तो वहाँ कंपनी सम एश्योर्ड वाला पैसा पे करेगी। वो क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी होती है। नहीं मैम, अगर कोई यंग स्टार लेता है, कोई यंग स्टार लेता है और उसको क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया, तो मैम ऐसे में क्या होगा? कंपनी कवर करेगी ना, मैंने बताया ना आपको। 30 दिन के बाद अगर कस्टमर को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम पहले से नहीं है, ओके। ठीक है, 30 दिन days के waiting बाद period. जब भी कभी डायग्नोज होगी तो कंपनी कवर कर लेगी, लेकिन पहले से नहीं होनी चाहिए कस्टमर को। ओके ओके, ठीक ठीक है। ओके। हेलो क्वेश्चन। हेलो। जी नाम बताइए सर। विनायक विनायक। जी विनायक जी बताइए। एक पर्सन आदमी 4 साल से एफएचओ पॉलिसी में है। ठीक है। उसको क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड क्लेम्स आया था रिगार्डिंग स्ट्रोक और ब्रेन क्लॉटिंग। हाँ एट दैट टाइम कंपनी कवर करेगी क्या? करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि 4 इयर्स रनिंग पॉलिसी है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, 4 इयर्स रनिंग, 4 साल से कस्टमर पॉलिसी यूज कर रहा है और आफ्टर 4 ईयर क्लेम आ रहा है। ऑफ कोर्स कस्टमर को पहले से तो नहीं है ना, 4 साल के बाद नहीं। फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रहा है। अगर पहले से होगा तो कंपनी कवर नहीं करेगी, अगर कस्टमर ने डिक्लेयर नहीं किया है तो। अगर डिक्लेयर किया हुआ है हमारे साथ तो कंपनी कवर कर लेगी। नहीं, पॉलिसी लेने के 5 इयर्स हुआ है, 4 ईयर के बाद बीपी उसको डायग्नोज हुआ है, वो पॉलिसी में नहीं मेंशन रहा है। ठीक है। और उस समय के बाद क्रिटिकल इलनेस, बीपी रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस डिजीजेस कवर हो जाएगा। तो क्रिटिकल, मैं वही बता रही हूँ आपको, अगर पॉलिसी लेने के बाद क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो रही है, ठीक है, हाँ। तो कंपनी कवर कर लेगी। अगर पॉलिसी लेने से पहले से है क्रिटिकल इलनेस तो कंपनी पॉलिसी ही नहीं देगी। ठीक है। ठीक है, कंपनी हाँ जी। पॉलिसी ही नहीं देगी। अगर क्रिटिकल इलनेस है, किसी को कैंसर है, पॉलिसी ही नहीं देंगे हम। किसी को किडनी रिलेटेड पॉलिसी डायग्नोज प्रॉब्लम है, कंपनी पॉलिसी ही नहीं देगी। अगर मैम वो कस्टमर छुपाता है इस बात को तो कोई बात नहीं, अगर देखो कस्टमर ऐसे भी मिलेंगे जो घुमाएंगे, झूठ बोल दिया, चलो मैंने आपकी बात मान ली, किसी कस्टमर को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसने आपको नहीं बताया, ठीक है, और पॉलिसी परचेज कर ली। अब जब 2 साल के बाद मान लेते हैं कस्टमर का क्लेम आया, कस्टमर ना एक चीज ध्यान रखना सोनू जी, हमेशा चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, थर्ड पर्सन भी,
डॉक्टर के सामने कभी झूठ नहीं बोलता, ये तो है। ठीक है। डॉक्टर के सामने, जब डॉक्टर के सामने जाएगा ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी, और जब एडमिट होने लगेगा डॉक्टर पूछेगा जी ये आज प्रॉब्लम हुई है, इससे पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ था क्या, उसको उस टाइम नहीं याद होगा कि उसने अपनी हेल्थ पॉलिसी में तो बताया ही नहीं है। वो उस टाइम बोलेगा हाँ जी 2 साल पहले भी हुआ था, 3 साल पहले भी हुआ था, मुझे तो ऐसा, मैं तो इसके लिए ये वाले टैबलेट डेली ले रहा हूँ। डॉक्टर पेपर के ऊपर लिख देगा, वही पेपर जब क्लेम के लिए हॉस्पिटल जब क्लेम फाइल करेगा ना, तो वही पेपर कंपनी के पास बाय मेल जाएगा कि ये इनको प्रॉब्लम हुई है, इस तरीके से प्रॉब्लम है इनको, या ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, अपने रिकॉर्ड्स निकालती है, उनकी पॉलिसी सबसे पहले चेक की जाएगी कि कस्टमर ने डिक्लेयर क्या किया था एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। क्या क्लेम कैंसिल हो जाएगा, कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। मैम ये और मैं एजेंट की भी गलती हो सकती है ना मैम, कस्टमर से पूछे ही नहीं। हाँ देखो, मैंने इसीलिए बोला ना कि अगर ऐसी किसी को पुरानी बीमारी है तो एज अ एजेंट आपका रोल बनता है पहले कस्टमर से डिस्कस करने का, क्योंकि कस्टमर तो मान लेते हैं बिल्कुल फ्रेशर है, उसको तो पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। इंटरेस्ट किसने जगाया, आपने जगाया कस्टमर के अंदर पॉलिसी लेने के लिए। आपका रोल बनता है एज अ एजेंट, आपका रोल है, आपको अपने कस्टमर से डिस्कस करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा है तो प्लीज डिक्लेयर कीजिएगा। हेलो मैडम जी, एक सवाल था, एक मैडम, हेलो मैडम जी। जी जी बताइए विजय मेरा जी। एक सवाल था कि जैसे किसी पर्सन ने पॉलिसी ले तो डिक्लेयर किया कि उसको बीपी है और शुगर है, और उससे रिलेटेड अगर उसको हार्ट अटैक आता है या 6 महीने या 8 महीने के बाद, तो क्या उसको वेटिंग पीरियड रहेगा कि मैडम हार्ट अटैक को उसको, या बिल्कुल पहले आया नहीं उसको, सिर्फ उसको बीपी है और शुगर की शिकायत है, उसको अटैक या कुछ भी ऐसी डिसीज नहीं है उसको, लेकिन आफ्टर पॉलिसी परचेस करने के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद आता है, तो उसको क्या वेटिंग पीरियड रहेगा कि मैडम? देखो ये आपने ना बहुत सही क्वेश्चन किया है। देखो अगर कई बहुत बार अगर मैं आज की बात करती हूँ तो आज के डेट में ना 90% ऐसा हाँ होता है, परसेंट बीपी शुगर 90% रहती है। ऐसा, हाँ 90% ऐसा होता है कि जो हार्ट अटैक आता है ना उसका मेन कॉज बीपी होता है। बीपी हाँ बढ़ गया, बहुत ज्यादा हाई हो हाँ गया, उस वजह से हार्ट अटैक आ गया। हाँ हमने पॉलिसी में कस्टमर ने बीपी और शुगर को एज अ पीईडी दिखाया हुआ है, हाँ 6 महीने बाद ठीक है। हार्ट अटैक आ गया, हम्म, कंपनी क्लेम नहीं देगी। अच्छा अच्छा ठीक है मैडम। समझ गए आप, क्योंकि हाँ मेन हाँ कॉज क्या है, हार्ट अटैक तो आया वो फर्स्ट टाइम आया ठीक है, लेकिन उसका मेन हाँ कॉज क्या है हार्ट अटैक का, बीपी यस। तो कंपनी क्लेम प्रोसेस और नहीं करेगी 3 साल मैम के अगर बाद, वो बीपी की वजह से नहीं आए तो फिर कस्टमर कवर होगा, को फिर कवर कवर होगा। होगा। लेकिन ये तो लेकिन डॉक्टर मैडम, डिक्लेयर करेगा इस चीज को। फिर हाँ। पता लेकिन कैसे चलेगा अटैक कि तो बीपी की वजह वजह से से नहीं आएंगे आया? ना। हेलो देखो मैडम। बहुत बार डिपेंड करता है विजय जी, ऐसा भी होता है कि अभी हाँ अटैक रिसेंटली 2 दिन पहले ही ऐसा हाँ क्लेम आया है, बीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है कस्टमर हाँ का, बीपी मेंशन हाँ किया हुआ है पॉलिसी में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्लेम आया हाँ हार्ट अटैक का, कंपनी ने प्रोसेस कर दिया। अच्छा 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 ऐसा है। एंड वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, जिनके अंडर अपनी ट्रीटमेंट होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे डिपेंड करता है, और कहीं ना हाँ कहीं जब हाँ ट्रीटमेंट चलता है तो वहां पता चलता है हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर बताएगा ना उसी टाइम लिख के देगा कि बीपी इतना इतना इनका बीपी था, इस वजह से इनको अच्छा हार्ट अटैक आया है, तो वो सब चीजें मैटर करती हैं। अच्छा 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 मैम और एक क्वेश्चन है। नाम बताइए। रंजन। जी रंजन जी बताइए। मैम मान लीजिए 1 साल का कोई मतलब इंश्योरेंस लिया, उसको हम्म। पहले से कुछ मतलब उसी साल उसका क्रिटिकल डिजीज कुछ हुआ, मान लीजिए लीवर का कुछ हुआ, तो ठीक है, सेकेंड ईयर उसको पॉलिसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है हमारी सभी पॉलिसी का। लेकिन वो डिजीज कवर करेगा अगर कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम करेगा, हुआ तो क्रिटिकल? बिल्कुल करेगा। हम लोग अगर जैसे हमारे जो पुराने एजेंट्स भी हैं अगर मीटिंग में हैं तो वो भी सुन सकते हैं इस चीज को, हम लोगों ने ऑलवेज सजेस्ट किया हुआ है कि अगर किसी की कोई ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, सपोर्टिंग भी करते हैं हम लोग, कोई अदर कंपनी से हमारी कंपनी में शिफ्ट भी करता है, अगर किसी कस्टमर को पहले से मेजर प्रॉब्लम है कोई और प्रीवियस कंपनी में पॉलिसी चल रही है, हमारा यही सजेशन रहता है कि उनकी पॉलिसी वही चलने दीजिए, कस्टमर की पॉलिसी खराब हो जाएगी, क्योंकि कंपनी हमारे यहाँ अगर हम सपोर्ट करते हैं शिफ्ट करेंगे तो कंपनी कवर नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर कोई कस्टमर कार की या किसी भी कंपनी की पॉलिसी चला रहा है, किसी भी कंपनी की हो, वहां पर उसने पॉलिसी ली और लेने के बाद उसको क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई, लीवर की हो गई या कोई और मेजर क्लेम आया हुआ है, तो अगर वो कहीं और शिफ्ट करेगा तो कंपनी नहीं करेगी, और वहीं उसी कंपनी में रिन्यूअल करेगा तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, हर साल कंपनी उसको कवर भी करेगी। ओके मैम। ठीक है रंजन जी।
जी मैम, थैंक यू। चलिए हेलो जी सर, नाम बता दीजिए एक बार। विनायक विनायक जी बताइए। मैडम, कभी लोगों का थायराइड प्रॉब्लम है ना, वो हेलो बताइए सर, हाँ हाँ बताइए सर, सुन रही हूँ मैं। पॉलिसी लेने के पहले थायराइड इश्यू और डायग्नोज होने के उसको कस्टमर का ट्रीटमेंट लेता है 3 मंथ 4 मंथ। ठीक है। After that, when thyroid is normal in range is normal, ठीक when he है, is taking the policy, he has to mention pre-existing disease or not. तो देखो डिपेंड करता है, अगर कस्टमर का थायराइड बिल्कुल ओके हो गया है, ठीक है, अगर नॉर्मल हो चुका है तो पीईडी नहीं भी मेंशन करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि थायराइड के सिनेरियो में बहुत ही रेयर कोई केस होता है जिसमें एडमिट होना पड़ता है। अदरवाइज थायराइड में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अगर आपको पता हो तो थायराइड के सिनेरियो में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अगर कस्टमर का थायराइड क्योर हो गया है, ठीक हो गया है, नॉर्मल है, तो फिर अगर पीईडी नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। मैम, प्री डिजीज का ये वेटिंग पीरियड कितना है? हर पॉलिसी में अलग अलग आता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करती हूँ तो पुरानी बीमारी के लिए 4 साल का वेटिंग है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करती हूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का वेटिंग पीरियड आता है। यंग स्टार की बात करती हूँ तो यहाँ पर 1 साल का 1 वेटिंग साल का। पीरियड है। अगर मेडिक्लासिक की बात करते हैं तो वहाँ भी 4 साल का वेटिंग पीरियड है। यंगस्टर का मैम एज कितने से कितना वेरी कर रहा 18 है? साल से लेके 40 साल तक की एज बस। ओके मैम, थैंक यू। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करें पीपीटी को। हाँ ठीक है मैडम। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12th नंबर का टॉपिक है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से एडमिट पहले होने के के खर्चे। पहले के खर्चे। ठीक है, वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? कोई भी जो कस्टमर ने एडमिट होने से पहले जो भी एक्सपेंस किया है, जितनी बार डॉक्टर से दवाई ली है, जितनी बार मेडिकल से मेडिसिन परचेज की होगी, डॉक्टर को फी पे की होगी, कोई टेस्ट करवाया है, सपोज उसकी रिपोर्ट्स होंगी, वहां पेमेंट की होगी, तो लगभग डिपेंड करता है हमारी पॉलिसीज के ऊपर। लगभग कंपनी हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले के खर्चे कंपनी कवर करती है। ठीक है, कैशलेस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, रिम्बर्समेंट ऑप्शन में जाता है ये, जब डिस्चार्ज होने के बाद कस्टमर हाँ क्लेम। मैडम जी, एक सवाल था मेरा। हेलो बताइए विजय जी। मैडम जी, जी तो मेरा बताइए। एक सवाल था, जैसी हॉस्पिटल जैसी यानी मिनी अर्बन सिटी में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में, जैसे तालुका लेवल में, तहसील लेवल पे रहते हैं, तो हमारे जैसे फैमिली डॉक्टर्स है, ठीक है, कुछ अगर डिसीज होता है तो वो पर्सन अपने फैमिली डॉक्टर के इस हॉस्पिटल में जाएगा, या छोटा तो उस हॉस्पिटल किस तरह का हॉस्पिटल होना चाहिए वो, मतलब उसका क्या क्राइटेरिया है? और दूसरा एडमिट छोटे होने के शहरों के टाइमिंग लिए पे काम कराएंगे तो क्या पे आउट एडमिट नहीं, मैम इस प्री एडमिशन के पहले, ठीक है ठीक है। प्री एडमिशन के पहले, तो पहले चलो तो मैं मैं मेरे बताती हूँ। फैमिली डॉक्टर की तरफ हाँ जाऊंगा ना मैडम। नहीं, आपके थ्रू करते हैं तो उस हॉस्पिटल का अहमदाबाद यानी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ना, किस तरह का हॉस्पिटल होना चाहिए कि जो हमको रीएम्बर्समेंट में खाली हमको सिक्का लगाना होगा। हाई मिले। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। चलिए मैं आपको गाइड कर रही थी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कस्टमर हाँ। जैसे आप जो नियर मिनी सिटी से, छोटे छोटे सिटीज से हैं, हाँ, छोटे वो वहाँ सिटी से मेरे। छोटे छोटे से डॉक्टर्स होंगे, वहां पर बहुत छोटे से हॉस्पिटल्स होंगे। देखो हमें अगर हाँ फ्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम फाइल करना है ना तो हमें पक्का बिल चाहिए। हाँ, मानते हैं वो ना, तो मिल डॉक्टर का जाएंगे। हाँ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, पक्का जीएसटी वाला बिल चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर ने पेपर के ऊपर लिख कर दे दिया कि आपका इतना इतना पैसा बन गया, तो वो कंपनी प्रेफर नहीं करती है। इसका जीएसटी हाँ। वाला बिल चाहिए, वो कंपनी कवर कर लेगी। डॉक्टर का होगा, आप चाहे वो मे भी हो सकता है, आज की डेट में तो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर भी प्रॉपरली इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। पक्का बिल मिलना मैम चाहिए, कंपनी प्रोसेस करेगी। और एक सवाल है मैडम। हेलो बताइए मैडम, जी। जो छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, या छोटा यानी हमारा जैसे फैमिली डॉक्टर है, उनकी तरफ अगर जाते हैं तो उनका जो बिल आता है, तो समझो किसी डॉक्टर ने, हेलो मैडम, हाँ हाँ सर बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ, किसी डॉक्टर ने अगर वो बिल अगर अमाउंट अगर ज्यादा होती है, समझो उन्होंने यानी लीगली ही उतनी लिख के दी है, तो कंपनी क्या यानी उसका कुछ क्राइटेरिया है कि या इतना ही बिल होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, या उसके ऊपर अगर बिल आता है, कस्टमर का बिल होता है, तो क्या कंपनी रीइंबर्समेंट में क्यों देती है कि मैडम क्लेम ये करती है क्या, क्लेम देती है क्या उस कंडीशन में? जितना समय शॉर्ट कस्टमर का होगा, अगर कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख तक का कस्टमर कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है।
नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो वाली बात नहीं मैडम बोल रहा हूँ। रिम्बर्समेंट का हाँ जैसे फर्स्ट नहीं, टाइम मैं कोई अगर लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं। नहीं वो रीइंवेस्टमेंट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं मेरे अगर आने मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उनकी तरफ मैं प्री क्या बोलते इसके पहले के खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, हाँ 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 उसके पैसे खर्चे। अगर डॉक्टर कुछ लिमिट देता है या कोई डॉक्टर से कुछ ज्यादा फीस लेते हैं या कुछ ज्यादा बिल अगर बना के देते हैं कस्टमर को, तो वो बिल वो कंपनी यानी एक्सेप्ट करती है क्या, बोल रहा हूँ मैं, ये सवाल है। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी बिल होगा जो डॉक्टर लिख के देगा वो कंपनी प्रॉपरली प्रोसेस करेगी। कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी है ना, अपने लेटर हाँ हेड के ऊपर मेडिसिन लिख के दिया होगा, तो उस मेडिसिन का जीएसटी का बिल भी तो कंपनी को चाहिए होगा। उस हाँ बिल बिल तो में मिलेगा। हाँ, तो वो हाँ कंपनी पूरा प्रोसेस करेगी, कोई अच्छा अच्छा, लिमिटेशन मतलब छोटे नहीं है। मतलब वहां पे डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है और वो मेडिकल मतलब जो का बिल। मेडिसिन लिए हो उसका बिल को अटैच करके देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा क्लेम फॉर्म के साथ। अच्छा ओके अच्छा मैडम। ठीक है, हाँ मैम, चलिए। इसका टाई अप कौन से हॉस्पिटल के साथ है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ में है। अगर मैं पूरे उन्हीं जिनके साथ टाई अप है उन्हीं से हम मतलब कैशलेस कर सकते हैं ना मैम? यस, वेरी करेक्ट, जिनके साथ टाई अप है मैं बताऊंगी, अभी वो पॉइंट पे आने वाला है। जिस हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा कंपनी सिर्फ उसी हॉस्पिटल में ही कैशलेस ट्रीटमेंट देगी। ठीक है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। मे बी अभी डॉक्टर कह रहा है कि जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी उसका 15 दिन और कोर्स चलना है, 20 दिन और कोर्स चलना है, 2 बार आपको और हॉस्पिटल विजिट करना है, या ये 3 से 4 ऐसे आपके टेस्ट हैं मेडिसिन जो आपको फिर से करवाने हैं। तो वो जो कस्टमर डिस्चार्ज होने के बाद में जितने भी बिल्स होगा कस्टमर वो सब रिम्बर्स करवा सकता है कंपनी से। अच्छा मैडम। ठीक है, इसके बाद हाँ नेक्स्ट पोस्ट हॉस्पिटल। हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप फीचर है हमारी पॉलिसी का। हेल्थ चेकअप कूपन मिलते हैं कस्टमर को हमारी सभी पॉलिसीज में। किसी में पहले ही साल से मिल जाते हैं तो किसी में 1 साल के बाद मिलते हैं। ठीक है, ये कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलती है। कस्टमर चाहे तो अपने नेटवर्क रजिस्टर्ड नेटवर्क लैब में जाके अपना रूटीन चेकअप, रेगुलर रूटीन चेकअप जो उनकी पॉलिसी में कवर होगा वो करवा सकता है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई कितनी बार चार्जेस नहीं मैम? है। साल में कितनी एक बार, साल में एक बार। और हस्बैंड एडल्ट के वाइफ? लिए ही मिलता है। हाँ यस, एडल्ट के तो लिए, बच्चों के लिए नहीं मिलता। एक ही परसेंट करेंगे कि मतलब जैसे एफए तो लिया है उन्होंने, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का मिलेगा कि दोनों को दोनों मिलेगा का क्या मिलेगा, दोनों का हेल्थ एक चेकअप? एक बार? दोनों का हेलो मिलेगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों का। हेलो जी, नाम बताइए सर। विनायक। जी बताइए। हाँ, हेल्थ चेकअप नो क्लेम बनने से क्या इफेक्ट होता है क्या? नहीं समझी सर, क्या कह रहे हैं? हेल्थ चेकअप हेल्थ चेकअप नो क्लेम बोनस एनसीबी क्या अफेक्ट होता है क्या? नहीं होता सर, नहीं होता। हेल्थ हेल्थ चेकअप चेकअप मैम सबके साथ है या स्पेशल कोई ओनली एडल्ट, मतलब हर पॉलिसी में है ये हर अटैच? पॉलिसी में, हर पॉलिसी में है। फैमिली साल में हेल्थ एक बार ऑप्टिमा में 1 साल के बाद एवरी क्लेम फ्री ईयर, ध्यान रखिएगा क्लेम फ्री ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव में भी क्लेम फ्री ईयर। यंग स्टार में एवरी ईयर मिलता है। ठीक है, ठीक। तो हर साल मिलेगा ऐसी चीज नहीं है। क्लेम फ्री ईयर भी तो मेजरली क्लेम फ्री ईयर ही आते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हर कस्टमर के नहीं होते हैं, 100 में से कोई ऐसे गिने चुने कस्टमर निकलते हैं जिनके रेगुलरली क्लेम्स आते हैं। हाँ चलिए, नेक्स्ट होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। इसको समझ लेते हैं। डोमिसिलरी का मीनिंग क्या होता है? जब कभी किसी कस्टमर के साथ इस तरह की सिचुएशंस हो जाती है कि कस्टमर अपने घर से एक बेड से दूसरे बेड नहीं जा सकता है, या घर से हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन है। जैसे कोविड की बात कर लूं, अभी रिसेंट का सिनेरियो है, मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर का कहना था कि आप अपने घर पर ही ट्रीटमेंट करवाइए, अपने घर पर ही रहिए, होम आइसोलेट हो जाइए, क्वारंटीन हो जाइए। तो इस तरह में जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको कहा जाता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जो कंपनी कवर करती है। इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है, मिनिमम 3 डेज ट्रीटमेंट आर मैंडेटरी। घर पर कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम जितना भी होगा वो कंपनी कवर कर लेगी। नेक्स्ट मतलब होता है, इस टाइम में मैम हेलो अगर मैडम। कोरोना हो गया होम क्वारंटाइन में कोई रहा तो ये कवर करेगा ना? बिल्कुल कवर करेगा, लेकिन मतलब डॉक्टर इसके हेलो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। डॉक्टर लेटर हेड पर हाँ जी लिख कर मैम। देगा।
जी जी मैम। विजय हाँ जी मैडम जी, मेरा एक सवाल है मैडम, बोलो। डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कोई एक पर्सन है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है वो, ठीक है, एडमिट एडमिट आने हॉस्पिटल से वो ट्रीटमेंट लेके आ गया, लेकिन वो कोमा में चले गया है, ठीक है। तो कोमा में चले गए, कुछ दिन रहता है और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ठीक है, आप घर में लेके जो है घर में आप ट्रीटमेंट करो, ये सजेशन अगर देते हैं, तो क्या कोमा वाले पर्सन को भी यानी वो दे के ट्रीटमेंट में वो यानी ऐड हो सकते हैं क्या वो? नहीं सर, कोमा हाँ? वाले पेशेंट्स को ना मेजरली हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जाता है, उनको ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि कोमा वाले पेशेंट्स को ना बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनको घर पर नहीं छोड़ सकते, और उनको कंपनी की हॉस्पिटल में तरफ आने ट्रीटमेंट। यानी हॉस्पिटल में वो जब तक एडमिट रहेंगे, ऐसी ऐसी अगर कोई पर्सन है, तो क्या कंपनी उनका क्लेम जब तक भी यानी 6 महीने 7 महीने 8 महीने में अगर रहता है, तो भी उनका क्लेम प्रोसेस करेंगे क्या मैडम? जब तक समय शॉर्ट खत्म नहीं होगा, कंपनी को 6 महीने 7 महीने 8 महीने से मतलब नहीं है, कंपनी हाँ, को समय समय short। शॉर्ट से मतलब है। अगर 5 अच्छा लाख अच्छा। का है, अगर वो 5 लाख हाँ। 1 महीने में ही खत्म हो गया, तो आप उनको कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से अगर या तो और एक्स्ट्रा पेमेंट खुद से कीजिए, नहीं तो अपने पेशेंट को ले जाइए एज अ विश, अच्छा ऐसा कहते हैं अच्छा, कंपनी। ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है, डिपेंड करता है थैंक यू। समय शॉर्ट के ऊपर। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है, समझ लेते हैं इसको। आयुष ट्रीटमेंट मीन्स आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इस तरह के होम्योपैथी। ट्रीटमेंट्स भी कंपनी कवर करती है। ठीक है, आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट नहीं करता है, जो अंग्रेजी दवाइयां खाना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आज भी ऐसा मानना है कि ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं हमारे शरीर को, हमारी किडनी को, लीवर को खराब करती हैं। ठीक है, आप सभी के घर में भी होंगे कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग, किसी के मम्मी है, किसी के पापा है, किसी के दादा दादी हैं, तो आज भी यही समझाया जाता है कि ये अंग्रेजी दवाइयां तो नुकसान करती हैं, आयुर्वेदिक दवाई ज्यादा अच्छी है, होम्योपैथिक दवाई ज्यादा अच्छी है। तो कंपनी इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी कवर करती है, बट ध्यान रखिएगा ये ट्रीटमेंट तभी कवर होंगे जब कस्टमर एडमिट होगा। अगर होम्योपैथिक के किसी मेडिकल स्टोर से होम्योपैथिक दवाई लेकर आ गए या डॉक्टर से रेगुलरली मेडिसिन आ रही है, वो कंपनी कवर नहीं करेगी। और मैडम एक एक सवाल मेरा, बताइए सर। जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो वो कंपनी के जो टाइप हॉस्पिटल है, क्या उसी में ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या कोई भी रहा तो चलेगा? नहीं सर, कंपनी के साथ टाई अप होना चाहिए, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स तो अभी बहुत कम है, बहुत कम, पूरे नहीं नहीं ऑल ओवर इंडिया में हार्डली नहीं नहीं 6 to 7 है। हाँ, तो आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स है ना, जो कंपनी से ही टाइप होने चाहिए, उसमें ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये मैंडेटरी है क्या, ये कहना अच्छा, चाहते आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, आयुर्वेदिक हैं? हाँ हॉस्पिटल्स के साथ में ऐसा नहीं है, कहीं से भी ले हाँ सकते हैं। जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ना, आयुष ट्रीटमेंट, ये कैशलेस नहीं हाँ, है, ये रिम्बर्समेंट है, अभी फिलहाल रिम्बर्समेंट पे रिम्बर्समेंट ना? में चल रहा है, कैशलेस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, है मैडम। मैम नेक्स्ट किसी भी पॉइंट। हॉस्पिटल में, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जिसी के साथ टाई अप नहीं है, मान लीजिए उसी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया, हाँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका क्लेम कैसे मिलेगा? उसका जो डिटेल्स है वो सब कुछ देना पड़ेगा? आप और आयुष ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या नॉर्मली पूछ रहे हैं ये बताइए। नॉर्मली नॉर्मली अच्छा नॉर्मली चलो मैम। ठीक है, नॉर्मली पूछ रहे हैं, ओके। तो सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके, सिर्फ 2 मिनट, ये एक बार हॉस्पिटल कैश बता दूं, उसके बाद ये हाँ टॉपिक डिस्कस करें आपका। ठीक हाँ है मैम। ठीक है, चलेंगे नाम मैडम। बताइए एक बार अपना पहले। रंजन। ओके चलिए, रंजन जी सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपके। हॉस्पिटल कैश एक बार डिस्कस करते हैं। हॉस्पिटल कैश एक राइडर है जो हमारी कुछ पॉलिसीज के अंदर है, सभी में नहीं है बट कुछ में है। हॉस्पिटल कैश का मीनिंग होता है जब कभी कोई कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो जितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा उतने दिन का कंपनी कुछ पैसा कस्टमर को देगी। कितना देगी वो डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी के ऊपर, कस्टमर ने कौन सी पॉलिसी ली है और कितने रुपए वाली पर डे की ली है। जैसे हो सकता है कस्टमर ने 500 रुपए पर डे वाला बेनिफिट लिया हो सकता है पॉलिसी में 1000 रुपए पर डे का मिल रहा हो। तो अगर कस्टमर 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और 1000 रुपए पर डे का मिलेगा, तो कस्टमर को 10,000 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा देगी, अपनी तरफ से कस्टमर को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर डेली कोई हॉस्पिटल से कंपनी से डेली कोई पर्सन उनके पास आएगा और वो पूछे, वो आपको डेली 1000 रुपए हैंड में देके जाएगा, ये लो जी आपके 1000 रुपए डेली के। ऐसा नहीं होता है, क्लेम फाइल करना पड़ेगा कस्टमर को, उस क्लेम में कंपनी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भेजेगी। ठीक है तो हेलो हेलो मैडम, तो जी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो कैश में जो है, तो यानी सभी यानी जो अपने प्लान है, तो उनमें इनबिल्ट फीचर्स है कि एक्स्ट्रा फीचर्स है ये इनबिल्ट है सर, इनबिल्ट है, सभी? कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना है, हाँ, इनबिल्ट इनबिल्ट है सब। इनबिल्ट है बिल्कुल।
तो उसका उसकी कंडीशंस क्या है, मतलब किस कंडीशन में मतलब मिलता है वो? एडमिट होने की कंडीशन है सिंपल, बस हॉस्पिटल में एडमिट होना है कस्टमर को। जितने दिन भी एडमिट होगा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन एडमिट होगा उतने दिन का पैसा मिलेगा कस्टमर को, जो पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं अगर किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है, हाँ ठीक है, मान लेते हैं किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है, 15 लाख का प्लान लिया है, 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी एक इनबिल्ट फीचर दे रही है हॉस्पिटल कैश का 1000 रुपए पर डे का, हाँ हाँ इनबिल्ट है, ठीक है। हाँ कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मान लेते हैं कोविड हो गया कस्टमर को, 15 दिन एडमिट हुआ है, 15 दिन के हिसाब से कंपनी पैसा देगी, लेकिन हमारी पॉलिसी में एक कंडीशन है कॉम्प्रिहेंसिव में, मैक्सिमम 7 डेज वन टाइम, तो कंपनी अकॉर्डिंगली 7 दिन का पैसा देगी, 7,000 रुपए दिन का पैसा। अच्छा अच्छा, लेकिन पूरे साल में, पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 120 दिन कवर होगा। 120 दिन का, अच्छा ठीक है। ठीक है, अब चाहे वो हर महीने एडमिट हो रहे हैं, 15 दिन में एडमिट हो रहे हैं, या क्या पता आज हस्बैंड एडमिट हुआ है, कल वाइफ एडमिट हो रही है, परसों बच्चा हो रहा है एडमिट, कंपनी टोटल मिला के 120 दिन कवर 120 डेज 120 डेज। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू मैडम। हेलो जी सेतु जी। हाँ मैम, ये अभी एक क्वेश्चन में हम लोग के कलीग ने उठाया था कि अगर कोई कोमा में चला जाता है, हाँ, तो वो 6 महीना या जो भी हो जितना दिन वो रह सकता है, और जितना उसका सम एश्योर्ड होगा वो कंपनी देगी। बिल्कुल। हाँ मैम, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव में मैम ये अब हम पढ़े हैं कि वो ये जितना ये होता है ना, जब उसका सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो वो फिर उतना सम एश्योर्ड फिर दोबारा उतना डाल देती है। बिल्कुल। तो मैम थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। अगर तो 5 लाख का पॉलिसी है, वो 5 लाख खत्म हो गया और डॉक्टर बोला कि नहीं इसको और अभी रहना है, तो फिर उसको नेक्स्ट 5 लाख मिलेगा कि नहीं? सर देखो मैं बताती हूँ आपको, वो 5 लाख मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी बेसिक कंडीशन होती है कि पहला 5 लाख 100% कंज्यूम होना चाहिए। मान लेते हैं 5 लाख पूरा कंज्यूम हो गया, तो उस टाइम पे कस्टमर को डिस्चार्ज करना है पहले, समझ रहे हैं, पहले डिस्चार्ज होगा, उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीने बाद फिर से क्लेम डालेगा, फिर वो दूसरा 5 लाख मिलेगा। पूरा 5 खत्म हो गया, कंटिन्यूटी में नहीं ले सकते हैं। तो वो तो रिस्टोर तो हो रहा है ना मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव में तो जैसे मैंने आपको रीस्टोर बेनिफिट बहुत डीपली क्यों नहीं बताया, जब मैंने रीस्टोर का जो पीपीटी का स्लाइड ओपन किया था, उसका रीजन यही था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर हम प्लान वाइज समझेंगे ना तो ज्यादा समझेंगे रीस्टोर बेनिफिट को, इसीलिए बहुत शॉर्ट में बताया। अभी सिर्फ इसका मीनिंग समझते हैं, कंपनी 5 दे रही है, ठीक है? हाँ ठीक है, चलता है, ओके मैडम। तुझे क्लियर है, जब हम नेक्स्ट टाइम मीटिंग करेंगे ना तो उसमें समझेंगे इसको। हाँ, अभी हम समझेंगे तो देखो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कंपनी 5 के साथ 5 देगी और देगी, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसको डिस्चार्ज करना है, पहले डिस्चार्ज करके बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद दोबारा 1 महीने बाद क्लेम डालेंगे, फिर दूसरा 5 लाख मिलेगा। फर्स्ट हाँ बताइए सर, कुछ कह रहे थे? और मैडम बोला जैसे यानी डिस्चार्ज करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन डिस्चार्ज का जो टाइमिंग यानी कितने दिन का पीरियड होना चाहिए? जैसे आज समझो 15 तारीख को एक होता है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है, या 16 या 17 तारीख को डबल क्लेम कर सकते हैं, उसके यानी कुछ ये है कि इनिशियल पीरियड है क्या उसका? हाँ सर, उसका पीरियड है, तभी बोला ना आपको, क्योंकि टाइम वाइज समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसका वेटिंग पीरियड है 30 दिन का लगभग वेटिंग पीरियड है, सेम पर्सन के लिए दोबारा एडमिशन के लिए। अगर उसकी जगह वाइफ को जरूरत पड़ जाती है तो नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। हाँ, उनको तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है चलो, ठीक है। हाँ चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एम्बुलेंस। तो कंपनी एम्बुलेंस भी कवर करती है, रोड एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं हम। किसी भी तरह की एम्बुलेंस होती है, घर से हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना, देन हॉस्पिटल से क्योर होने के बाद घर शिफ्ट करना, ऑन एक्चुअल बेसिस पर, कोई किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं आती है, एम्बुलेंस कवर होती है। नेक्स्ट आता है एयर एम्बुलेंस। तो और मैडम एक सवाल मेरा, एक सवाल, तो एम्बुलेंस के बारे में आपने जो बताया, ठीक है, बड़ी सिटीज में जो हॉस्पिटल की यानी एम्बुलेंस रहती है, लेकिन हम जैसे छोटे शहरों में जैसे रहते हैं, तो जैसे वो प्राइवेट चलाते हैं लोग, यानी प्राइवेट एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं, उसमें अगर पेशेंट जाता है तो भी हमको क्लेम मिलेगा क्या? ऐसे बोल नहीं सर, हॉस्पिटल की प्राइवेट अगर है तो उसका प्रॉपरली बिल होगा तो उसको प्रोसेस करा सकते हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल की एम्बुलेंस होगी तो बेटर रहेगा। नहीं बड़े शहरों में तो रहता है, लेकिन मिनी
यानी मिनी शहरों में देखिए, छोटे जो शहर रहते हैं उनमें जैसी प्राइवेट लोग चलाते हैं, तो उनमें अगर पेशेंट को लेके जाते हैं उसमें नहीं मिलेगा, बिल देना पड़ेगा, उस बिल देना रीएम्बर्समेंट में डालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैम क्लेम के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा ना? नहीं जाना पड़ेगा सर, गाइड करूंगी मैं आपको, कहीं ऑनलाइन नहीं हो जाना है जाएगा? आपको, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं होगा, होगा तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं, लेकिन जाना क्लेम कहीं आपको नहीं है देना आपको। पड़ेगा? वेरी करेक्ट, आपको मुझे देना पड़ेगा। क्लेम के बस डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और आपको मेरे पास भेजने हैं, यहाँ से मैं क्लेम डिपार्टमेंट में भेजूंगी। जो भी अमाउंट है वो तो मैडम अकाउंट में आ जाएगा, वो क्रेडिट हो कस्टमर जाएगा। के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है मैम। मैडम मैम कोई इसका एक कोई और चीज ऐप पूछना है चाह रहा क्या था मैं स्टार हेल्थ का? हाँ 2 ऐप हैं, बस ये पीपीटी एंड अप हो जाए मेरी, उसके बाद वो दोनों ऐप ही मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। ठीक है मैम। मैडम और मैं दो और चीज एक सवाल पूछना मैडम, चाह रहा था आपसे। हाँ एक बार सोनू जी बताइए क्या कह रहे हैं आप। कर लो सवाल। मैडम दो चीज पूछना चाह रहा था। अभी देखिए कोविड की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में क्या वर्ल्ड में ज्यादा ही चल रही है कुछ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, एक अपना कोई स्पेशल जैसे कोई सारी डिजीज कवर होती है तो ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, पर लेकिन स्पेशल कोई अगर कोविड-19 का इंश्योरेंस अपनी कंपनी कर रही है क्या? अच्छा चलिए ये भी बता देती हूँ, हमारे 2 प्लान लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे, कोरोना रक्षक और कोरोना कवच। वो आईआरडीए ने लॉन्च किए थे, गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, और वो सभी कंपनीज में थे, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है ना, कोविड के इतने ज्यादा क्लेम्स थे, इतने ज्यादा कि कंपनी लॉसेस में जाने भी लगी थी, कि कहीं ना कहीं वो बहुत नॉमिनल पॉलिसीज थी, मतलब कस्टमर से हार्डली 2000 2500 का प्रीमियम चार्ज हो रहा था, और 5-5 लाख तक के क्लेम आ रहे थे वन शॉट में। कंपनी ने हाँ, प्लान बंद कर दिए, प्लान दोनों बंद हो तो गए, अभी नहीं कर रही है कंपनी? कोई प्लान नहीं। कंपनी ऐसा कह दूसरा रही है, क्वेश्चन ये था मैम, हाँ जी बताइए। कंपनी ऐसा कह रही है कि ये कोविड के प्लान सेल नहीं करने हैं, हमने कोविड को अपनी सभी तरह की हेल्थ पॉलिसीज में कवर कर दिया, उसमें मर्ज कर दिया, एडिंग कर ऐड दिया। कर तो दिया। मतलब कि और कोई कवर लेंगे तो इसको ये कवर होगा देखो ऐसा? आप एक छोटा सा लॉजिक समझना, कोविड की पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ कोविड कवर होगा, ठीक है। जरूरी दूसरे तो नहीं डिजीज है नहीं होंगे? दूसरी डिसीज नहीं नहीं होगी, नहीं, जरूरी तो नहीं है कि हाँ हाँ, कस्टमर को सिर्फ कोविड ही हो, क्या पता कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए कंपनी का कहना है कि हेल्थ पॉलिसीज पे काम करेंगे। हेल्थ पॉलिसीज में कंपनी कोविड भी कवर कर रही है और सब दूसरी कवर होगा। बीमारियां भी कवर कर रही है, सब कुछ एवरीथिंग नहीं कवर कर रही एक्चुअली क्या है मैम, ये इसलिए पूछा था मैंने क्योंकि देखिए मैं मेरा लोन का और काम है ना, तो बैंकों से मैं लोन कराता हूँ अभी, तो है। स्पेशल उनका एक कोविड-19 का फॉर्म भरा जाता है इंश्योरेंस का, जिसमें ठीक है। ओनली ऑन कोविड-19 कवर होता है, तो वो लोन को कवर करता है जो, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। और ठीक दूसरा है। क्वेश्चन ये था मैं, मेरा जो लेडी की गार्नियर प्रॉब्लम आती है जो ये हम्म जैसे मान के चलिए कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है लेडीज की इससे संबंधित, तो वो अपनी क्या उसमें कितना वेटिंग टाइम में है और वो कैसे कवर होगी, मतलब कि उसमें उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा या इंक्लूड ही नहीं होती पॉलिसी के अंदर? देखो डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आई है लेडी के साथ में, ठीक है। अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट वाली कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइप के लिए प्लान, एक हमारा इकलौता प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसमें 3 साल ऑप्टिमा। के बाद कवर है 1 लाख रुपए के लिए, ट्रीटमेंट मिलेगा आईवीएफ का। थैंक यू, ऊपर बहुत ठंडा हो रहा है, खोल दो आप, ठीक है। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कंपनी आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर करती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी अदर तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो किसी चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, प्रॉब्लम सभी के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। तो गायनी के रिलेशन में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डॉक्टर जज करेगा। कंपनी कवर सब कुछ करती है, लेकिन 2 साल के बाद गायनी रिलेटेड इश्यूज भी। मैम ये जो आईवीएफ की ये प्रॉब्लम होती है लेडीजों की, ये क्या बोलते हैं जिसको निसंतान कहा हाँ जाता है, जिनको बच्चे हाँ नहीं होते, तो हाँ, ये जैसे कोई हॉस्पिटल में कवर कर, ये अपना इंश्योरेंस में कवर होता है क्या मैम? इंश्योरेंस में कवर है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कवर है 1 साल के बाद, सॉरी 3 साल के बाद कवर है 1 लाख रुपए के लिए। तो मैडम जी हेलो। 1 लाख रुपए तो ठीक है। मैडम जी इसमें तो जैसी हॉस्पिटल में अपने को यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने की यानी जरूरत नहीं गिरी, तो उस कंडीशन में भी देखो अगर हॉस्पिटल में एडमिट आईवीएफ की। होना है तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं होना है तो भी 3 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं पेशेंट के, लेडी के, तो उसके बाद हाँ, कंपनी को कंफर्म करके कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है या मुझे ट्रीटमेंट लेना है आईवीएफ, तो वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो क्या कैशलेस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे क्या वो? कैशलेस कैशलेस में भी हॉस्पिटल चला में कर जाएगा, लेते तो। कैशलेस में भी चला जाएगा, हाँ कोई हाँ, ऐसा वही इशू बोल नहीं है अगर नॉन नेटवर्क में यानी होगा तो।
हाँ नहीं नहीं, और उसको 24 आवर्स एडमिट करने की भी जो कंडीशन है ना उसमें, उस कंडीशन में। अच्छा, एडमिट नहीं करवाना है, अगर एडमिट नहीं करवाना एडमिट है नहीं तो करवाना है। हाँ ठीक है, तो कंपनी को इंटीमेट करना है, कंपनी को बताना है कि इन्हें आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना है, उस बिहाफ पर ही होगा, लेकिन हाँ इन्फॉर्म तो करके अच्छा अच्छा ठीक है चले। कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा मैडम। नेक्स्ट, एयर एम्बुलेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एयर एम्बुलेंस के बारे में समझ लेते हैं। कई बार कोई कस्टमर इस तरह की सिटी में है या इस हॉस्पिटल में है इस तरह के, जहाँ उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या उसको और अच्छा ट्रीटमेंट देना है, और वो जो ट्रीटमेंट देना है वो दूसरी सिटी में देना है, वो जो हॉस्पिटल है वो दूसरी सिटी में है। ऐसा नहीं है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, वो एक ही सिटी में अगर होगा और हम सोचे कि कंपनी एयर एम्बुलेंस से हमें भेजेगी, तो नहीं भेजेगी। एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है कस्टमर को, तो उस बेस पर कंपनी एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस से पेशेंट को भेजा जाता है, जो फुल्ली मेडिकल इक्विपमेंट से फुल होती है। नर्स होगा, नर्स साथ में होगी, डॉक्टर होगा साथ में, कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके की फैसिलिटी पेशेंट को मिलती है। नेटवर्क मैम सम हॉस्पिटल, एश्योर्ड कितना आएगा? हेलो एयर एम्बुलेंस में मैम, एयर एम्बुलेंस में सम एश्योर्ड कितने का आएगा? कंपनी हर प्लान में डिफरेंट डिफरेंट कवर करती है। कॉम्प्रिहेंसिव में 2.5 लाख से 5 लाख तक का कवर है, ओके और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 5 लाख की पॉलिसी से स्टार्ट है, 10,000 रुपए के लिए कवर है। तो डिपेंड करता है हर प्लान के ऊपर एयर एम्बुलेंस कंपनी ओके कितना कवर कर रही है। ठीक है, ओके ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेटवर्क हॉस्पिटल की। तो कंपनी नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, अभी आई थिंक रंजन जी ने एक क्वेश्चन किया था, अब हम उस पे ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन कौन से होते हैं? जो कंपनी के साथ टाई अप में होते हैं, टाई अप में है, पैनल में है, कंपनी के साथ लिंक में है, वो सभी हॉस्पिटल्स कहलाते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल। अब सपोज अगर कस्टमर को इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, और जिस हॉस्पिटल में कस्टमर एडमिट हो रहा है वो कंपनी के साथ नेटवर्क में है, पैनल में है, टाइप में है, कुछ भी कहेंगे, सेम मीनिंग है सभी का, तो वहां पर कस्टमर को 100% कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, कस्टमर को बियर नहीं करना है। अब सपोज कस्टमर इस तरह के हॉस्पिटल में चला गया जो कंपनी के टाइप में नहीं है, कंपनी के पैनल में नहीं है, उसे कहते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। तो कस्टमर अगर इमरजेंसी में ऐसे हॉस्पिटल में जा रहा है तो ट्रीटमेंट कस्टमर को वहां भी मिलेगा, बट वहां कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना है, अपनी पॉकेट से पे करना है। वहां कंपनी पे नहीं करेगी, अपनी पॉकेट से पे करेगा, लेकिन सारे बिल्स कंपनी को सबमिट करवाने हैं। उसके बाद जितना पैसा कस्टमर ने लगाया होगा लगभग सारा बिल कंपनी कस्टमर को रिफंड कर देती है, रिम्बर्समेंट में जाता है। तो मैडम रीएम्बर्समेंट एक सवाल है मेरा। हेलो बोलिए मैडम जी, जी। एक सवाल है, कोई पर्सन, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र में बड़ी सिटी में समझो नागपुर में है, नागपुर में कोई पेशेंट जैसे एडमिट है, रीएम्बर्समेंट में का उसको बिल निकला, तो वहां पे भी स्टार हेल्थ का जैसी ऑफिस है, तो वो बिल हमको कहाँ किसके पास देना पड़ेगा? मैं दूसरी सिटीज में रहता हूँ, ठीक है, उस देखो कंडीशन तीन में। तरह के ऑप्शंस होते हैं, तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर रिम्बर्समेंट का बिल है या प्री एंड पोस्ट का बिल है, मैं आपको तीन ऑप्शंस दूंगी, आप डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप चाहें तो वो सारा प्रॉपरली बिल्स रेडी करके मेरे पास भेज सकते हैं, मैं यहाँ से उन बिल्स को अच्छे से वेरीफाई कर लूंगी, चेक कर लूंगी, फॉर्म में कुछ कमी पेशी होगी तो फॉर्म फिल करूंगी। ठीक है, अच्छा उसको स्कैन हाँ वगैरह करके प्रॉपरली अपने पास भी रखूंगी एज अ पीडीएफ, आपके साथ भी शेयर किया जाएगा, और उसके बाद क्लेम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाएगा, पहला ऑप्शन। अच्छा अच्छा दूसरा हाँ ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको डायरेक्टली चेन्नई का एड्रेस शेयर कर दूंगी, आप खुद से हाँ पढ़े लिखे हैं, नॉन टू हैं, एजुकेटेड हाँ हैं, सब कुछ है, आप खुद से फॉर्म फिल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कीजिए। मैं वो भी गाइड करूंगी कि डॉक्यूमेंट्स को किस सीरियल में लगाया जाता है, पहले क्या लगाते हाँ हैं, फिर क्या, फिर क्या, और फिर क्या। ठीक है, हाँ तो आप वो अच्छा करके अपने पास एज अ पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ रख सकते हैं एक एज अ प्रूफ, और उसको हाँ। डायरेक्टली चेन्नई भेज सकते हैं, डायरेक्टली चेन्नई सबमिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन तो जैसे ऑफिस में अपने को भेजना है तो ओरिजिनल भेजना है क्या है, पीडीएफ ओरिजिनल, भेजना है अपने को? ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल, बिल भेजना है ना? यस यस, ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, बाय ऑल कुरियर? डॉक्यूमेंट्स, यस बाय कुरियर। अच्छा ओके ओके ठीक है, मैडम। ये दो हाँ ऑप्शन हो गए। इसके बाद एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है हाँ आपको सारे बिल्स प्रॉपरली मैनेज करने हैं और अपने नियर बाई ब्रांच में, जो भी आपके वहाँ नियर बाई कोई ब्रांच होगी वहां सबमिट करवाने हैं। बट वहां सबमिट करवाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां आप सबमिट करवा रहे हैं तो जब तक आप वहां से कोई लाइक एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप मेरे पास भेजेंगे तो मेरे पास एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको, मैं आपको हाँ ये एक्नॉलेज बात करूंगी सही है। कि मुझे मिल गया। कंपनी में हाँ जाएगा तो कंपनी से मेल आएगा, एजेंट के पास रेगुलरली मेल आते हैं
कस्टमर के पास रेगुलरली मेल आते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन हमें रिसीव हो गए, क्या क्या रिसीव हुआ है वो भी मेल में प्रॉपरली लिखा हुआ आता है। क्लेम फॉर्म के कितने पेजेस हैं, बिल्स के कितने पेजेस हैं, एक्सरे की रिपोर्ट कितनी है, एक्सरे की फिल्म कितनी है, ये प्रॉपरली मेल में लिखा हुआ आता है कि ये चीजें कंपनी को रिसीव हुई है। ठीक है, तो मैडम उसके साथ जैसे ओरिजिनल बिल के साथ, बिल तो अपन ओरिजिनल भेजते हैं, जैसे किसी का एक्सरा वगैरह जो निकला रहता है तो क्या एक्सरा फिल्म वगैरह भी भेजना पड़ता है कि आप अपने को यस के सर, साथ? यस सर, भेजना वो भी पड़ता है, ओरिजिनली भेजना ओरिजिनल पड़ता है क्या? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ठीक है, मैडम। फिल्म्स भी चाहिए होती हाँ हैं। तो तो ये मैम आपके पास ये मैं बताइए बताइए सोनू ये जी। कहना चाह रहा था, तो ये कोई डॉक्टर से अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं या फिर जो नॉर्मली जैसे बिल्स वगैरह देते हैं अपने को वैसे? क्लेम फॉर्म होता है, क्लेम फॉर्म का एक पार्ट होता है, वो हॉस्पिटल से साइन एंड स्टैम्प होता है। ठीक है, बाकी डिस्चार्ज समरी कस्टमर की ओरिजिनल वो तो ऑलवेज जब आपको हॉस्पिटल से मिलेगी तो स्टैम्प होके मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जितनी भी दवाइयाँ कस्टमर ने बाहर से ली हैं, जो बिल मिलेगा पक्का जीएसटी वाला बिल मिलेगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस मिलेंगे तो वो ऑलरेडी अटेस्टेड होते हैं या जीएसटी वाले या प्रॉपरली डॉक्टर के लेटर हेड पर लिखा हुआ होता है, साइंड होते हैं। इसके अलावा कस्टमर को अपना एक कैंसिल चेक लगाना होता है, एक कस्टमर को अपनी पॉलिसी की कॉपी का पेज अटैच करना होता है, नहीं भी करेंगे तो वो मैनेज हो जाता है, पॉलिसी नंबर मेंशन करना होता है, आईडी प्रूफ अटैच करने होते हैं, और इंडोर केस पेपर्स, अगर रिम्बर्समेंट में केस जा रहा है, कैशलेस नहीं मिला है तो वहाँ इंडोर केस पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, बिकॉज ऑफ कंपनी जानना चाहती है जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है किस किस टाइम क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, तो वो हॉस्पिटल से एज जीरोक्स मिलती है, वो फोटोकॉपी मिलती है, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड हॉस्पिटल अपने पास ही रखता है, वो जीरोक्स चाहिए होता है कंपनी को, जीरोक्स मिल जाती है। आप हॉस्पिटल में कहेंगे हमें इंडोर केस पेपर्स चाहिए, वो प्रोवाइड कर देते हैं। और मैडम जी एक सवाल मेरा, और समझो किसी पर्सन के पास अगर चेक नहीं है, उनके पास कोई यानी बहुत से पर्सन ऐसे रहते कि वो चेक इस्तेमाल नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे फिर? यानी जेरॉक्स पासबुक की लगाए तो कॉपी चल लगा देगी? दीजिए, क्या की? पासबुक बस की कॉपी हाँ, पासबुक की कॉपी, फ्रंट कॉपी लगा सकते हैं ना उसमें? लगा सकते हैं सर, अच्छा, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक हमारा है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए। क्या होता है टीपीए? टीपीए मींस क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है जो क्लेम को सेटल करता है। ये सेटलमेंट डिपार्टमेंट कंपनी में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है। हमारा अपना स्टार हेल्थ का अपना टीपीए डिपार्टमेंट है, हमारा अपना क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है। हमें कभी भी क्लेम आता है तो हमें किसी दूसरी कंपनी तक टाई अप नहीं करना पड़ता है, किसी दूसरी कंपनी को क्लेम नहीं भेजना पड़ता है, क्योंकि स्टार हेल्थ का अपना खुद का टीपीए खुद का डिपार्टमेंट है जो टीपी है। खुद से क्लेम सेटलमेंट करता है, इसीलिए हैजल फ्री क्लेम सेटलमेंट हो जाते हैं। मैम, ये जितने भी हॉस्पिटल टाई अप है ना, उनका नाम कैसे पता चलेगा, कहाँ पे मिलेगा ये? हमारी वेबसाइट पे सर सब कुछ ठीक। मिलेगा, मेरे पास एक एक्सेल भी है, मैं वो भी भेज एरिया दूंगी। वाइज कैसे मिलेगा? हाँ बिल्कुल, वहाँ आपको अपना पिन कोड मेंशन करना पड़ेगा, वहां अगर आप पे आ पिन कोड जाएगा ना? वाइज बिल्कुल आए, ठीक नहीं तो आप ठीक। अपनी लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, उसमें सर्चिंग में सर्च करेंगे तो नीचे लिस्ट पूरी आ जाएगी कि किसी कौन ऐप कौन में से आ जाएगा ना हॉस्पिटल जो हैं। आप बताओगे? ऐप में नहीं आएगा, मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताऊंगी, वो बता दूंगी, 2 मिनट का काम है, जस्ट और सिंपल है। क्लेम के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना मैम, हम्म, उनका जो मतलब कुछ लिख के तो दीजिए कभी, मतलब वो हमारे पास रहना चाहिए ना कोई कि इशू मान नहीं है, लीजिए। क्लेम फॉर्म है मेरे पास और उसकी लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी को हाँ, रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायरमेंट, हाँ, हाँ। भेज देंगे। वो सारे भेज दीजिएगा थोड़ा। और मैडम, हेलो सर मैडम। जी 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 विजय जी बताइए। हाँ, मेरा एक सवाल था, यानी जो जो क्लेम सेटलमेंट का फॉर्म तो आप भेजोगे, लेकिन जो हाँ लिस्ट है, जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरे को महाराष्ट्र के ऑल महाराष्ट्र के सभी यानी जहाँ जहाँ पे अपनी स्टार हेल्थ के जैसे ऑफिस है, उनके सभी के यानी टाइप यानी हॉस्पिटल की लिस्ट मिल सकती है हमको? यानी बिल्कुल हर मिल जो सकती कोई है। हर एक, हाँ माने महाराष्ट्र के स्टेट के मैंने टोटल ना, जैसे पुणे हो गया, नागपुर हो गया, औरंगाबाद, जो बड़ी सिटीज है हमारे यहाँ पे, हम्म, जहाँ जहाँ ऑफिस है, उनका सभी के मेरे को लिस्ट चाहिए मैडम, बिल्कुल मिल जाएगा सर, उनकी। मैं इस तरीके से गाइड करूंगी कि आप मेरे से लिस्ट मांगेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे मैडम आप रहने दीजिए मैं खुद ही ले लूंगा, मैं अभी आपको बता दूंगी, नहीं, आपको अपने नेट मोबाइल में नेट मिल जाएगा नेटवर्क। नहीं नहीं, वो नेटवर्क में मैंने सर्च किया, लेकिन कोई कोई नेटवर्क में पूरे हॉस्पिटल्स नहीं बताता मैडम, मैंने कोई देखा बात नहीं, मैंने। अभी बताएंगे सर, अभी मैं बताती हूँ आपको, हाँ अभी बताऊंगी बस। नेक्स्ट आता है क्लेम गारंटी। तो क्लेम गारंटी की बात करें तो स्टार हेल्थ क्लेम सेटलमेंट की गारंटी लेती है, लेकिन अगर जेन्युइन क्लेम होगा तो, अगर कोई किसी कस्टमर ने झूठ बोल के क्लेम डाला है, कोई फ्रॉड क्लेम डाला है, कोई अपनी डिसीज छुपाई है और उसका क्लेम आया है, तो ध्यान रखिएगा वो क्लेम कंपनी प्रोसेस नहीं करती है, जो जेन्युइन क्लेम होंगे वो कंपनी प्रोसेस कर देती है, तो उस चीज की कंपनी क्लेम की गारंटी लेती है।
नेक्स्ट आता है प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब ये होता है कि मैडम, कस्टमर जी हाँ मैडम, जो क्लेम सेटलमेंट देती है कंपनी, जैसी स्टार हेल्थ देती है, बाकी भी जो कंपनी है जैसी, तो यानी अपना यानी पूरा टोटली जो अगर देखा जाए तो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट यानी कितना परसेंट है, यानी कितना परसेंट दिया अब तक, मतलब ईयरली 90 जैसी देखा जाए तो 93.6 to 7% चलता है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 94% आप बोल सकते हैं कि स्टार तो हेल्थ क्लेम का क्लेम सेटलमेंट है समझो। रेशो है। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी चीज है ना मैडम। किसी अगर कस्टमर अगर पूछता है आपसे कि आपकी कंपनी, आपका जो काम कर रहे हो जिस कंपनी से या जिस इंश्योरेंस से सेक्टर से काम कर रहे हो, तो क्लेम सेटलमेंट कितना देती है। अब ये भी भरोसा होना चाहिए ना कि अगर मैं क्लेम डालता हूँ तो इजीली मिले, मेरे को जहाँ झंझट ना करना पड़े। 94% आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बताइए सर, आई थिंक रंजन जी आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं मैम, कुछ नहीं। कोई और था मे बी। जी मैम, मैम ये कहना चाह रहा था मैं, जैसे कि मान के चलिए आपने आपको बताया था क्लेम गारंटी, तो हाँ। उसमें कस्टमर किसी भी फ्रॉड तरीके से क्लेम को एक्वायर करता है, क्लेम लेता है वो, है ना, और कंपनी से कंपनी को पता लग जाता है कि ये क्लेम फ्रॉड है, तो मैम उसमें ये तो बात नहीं होगी कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी दे डूबेंगे, नहीं, मतलब एजेंट को उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, कस्टमर को क्लेम नहीं मिलेगा बस, और कोई नुकसान नहीं। मतलब बस एजेंट का कोई एजेंट का प्रॉब्लम काम एजेंट का है नहीं कोई है पे रोल करना। नहीं, एजेंट का कोई रोल नहीं है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है देखो मैं बताती हूँ, एजेंट को नुकसान तो कोई नहीं है, बट क्या होता है ना, क्लेम रेशो बढ़ती है, समझ रहे हैं। आज आप नए हैं, आज आपने काम नहीं किया अभी तक एक भी, ठीक है, लेकिन जब भी आप पुराने होंगे, आप एक साल में 10 15 20 50 कुछ तो पॉलिसी लॉग इन करेंगे ना। अगर आपके हाँ फ्रॉड बिल्कुल क्लेम सर। आएंगे, जैसे अभी एक कस्टमर ने फ्रॉड क्लेम डाला, अगर ऐसे ही और कस्टमर्स भी फ्रॉड क्लेम डालेंगे ना, तो आपकी जो रेपो होगी कंपनी में वो इसमें आएगी कि इस एजेंट के जितने भी क्लेम आते हैं ना वो फ्रॉड ही आते हैं। तो कंपनी इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका जो कोड है वो डीएक्टिवेट कर दे कि ये इट मीन्स ये फ्रॉड क्लेम के लिए ही कोड लिया गया था। तो इनिशियली तो नहीं होता है, एक दो केसेस पे तो नहीं होता है क्योंकि कस्टमर बहुत झूठ भी बोल जाते हैं, ठीक है, हाँ तो इनिशियल नहीं होता है, बट अगर रेगुलरली ऐसा होगा तो वहां कंपनी स्टेप ले, हाँ फिर तो मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो कस्टमर अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जो पैसा पे करेगा, अब वो चाहे 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, जो भी होगा उसको प्रीमियम कहा जाता है। नेक्स्ट होता है एज ऑफ एंट्री। मतलब एज ऑफ एंट्री मीन्स ऐसी कौन सी एज है, क्या एज पर कस्टमर पॉलिसी परचेज कर सकता है। तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कौन कौन से प्लान हाँ में किस किस एज पर पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है चाइल्ड एज। मैडम जी, एक सवाल था मेरा। बताइए विजय जी। जैसे कोई पर्सन है, जैसे उसको ऑटो रिन्यूअल करना है, जैसे ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन लेना है, हम्म, और उसके पास समझो ये है, अपन क्या बोलते हैं, एटीएम नहीं, अपन क्या बोलते हैं उसको, डेबिट कार्ड हाँ डेबिट कार्ड है, लेकिन वो कोई भी अगर बैंक का हो तो डेबिट कार्ड से वो कर सकते हैं क्या मैडम को, कर सकते हैं सर। यानी कोई भी बैंक पहले का रहा नहीं तो था, चलेगा क्या डेबिट? हाँ पहले नहीं था स्टार हेल्थ में ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन है, ऑटो रिन्यूअल का, बट अभी हाँ रिसेंटली आ गया है। अब जब कस्टमर पॉलिसी परचेज करता है ना, तो परचेज करने के बाद में ही तुरंत कस्टमर के पास एक ऑप्शन आता है, वहां पर कस्टमर हाँ को रजिस्टर करना होता है। जब पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर तो बताऊंगी आपको, वहाँ रजिस्टर का हाँ ऑप्शन आता है। जो कस्टमर चाहता है कि मेरा एवरी ईयर ऑटो रिन्यूअल अपने आप ही मेरे अकाउंट से डिडक्ट होता रहे, तो वो ऑप्शन भी कस्टमर के पास है, अकाउंट हाँ चाहे हाँ, कोई क्रेडिट कोई कार्ड के साथ है या डेबिट कार्ड के साथ है या ओनली दोनों? क्रेडिट डेबिट कार्ड। कार्ड के साथ। क्रेडिट कार्ड तो कोई भी बैंक का रहा तो चलेगा ना डेबिट मैडम, डेबिट जैसे डेबिट और क्रेडिट दोनों चलेंगे, नहीं दोनों नहीं है इसमें, डेबिट कार्ड, नहीं डेबिट का अपना डेबिट कार्ड में तो कोई बैंक की लिमिट है ना, कोई लिमिट नहीं है कि सर। पर्टिकुलर ऐसे नहीं है क्या? मैं बताती हूँ, डेबिट वो कार्ड कोई भी, ईएमआई में है, नहीं आप दो जगह लेके जा रहे हैं। जो बैंक हाँ की लिमिट है वो ईएमआई ऑप्शन में है। अगर कोई कस्टमर ईएमआई में पे करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ सिलेक्टेड बैंक हैं, गिनती के 4 हाँ से 5 बैंक हैं। आईसीआई हाँ बैंक है, कैनरा हम्म, बैंक है, कोटक महिंद्रा हम्म, बैंक है, और कॉर्पोरेशन बैंक है आपका, और गिनती के 4 से 5 बैंक है जहां तक मुझे हाँ याद है, हाँ बस आपने ये। आपने कहा हाँ कि डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मान लीजिए डेबिट कार्ड मान लीजिए मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो वो कहाँ से फिर रिन्यू होगा? सर वो बाउंस हो जाएगा ना। हाँ तो वही। कस्टमर की चॉइस है, कस्टमर कह रहा है कि ऑटो रिन्यूअल करना है, तो ऑटो रिन्यूअल का मीनिंग क्या होता है, या तो कस्टमर को पता है कि वो एवरी मंथ अपने अकाउंट में इतना बैलेंस रखेगा, या उसको ये पता होगा। साल का एक वो ये तो आप पहले से हर रिमाइंडर भी ईयर देते होंगे ना मैम, रिन्यूअल वो तो होगा ना पहले से मैम, जाता देते तो है, होंगे। याद नहीं रहेगा ना।
देखो ऑप्शंस भी होते हैं कस्टमर के पास, एक तो रिमाइंडर, रिन्यूअल के टाइमिंग पे रिमाइंडर भी जाता है, ये हम अभी दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है, समझना है। एक होता है ऑटो रिन्यूअल जो एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर की बात कर रहे हैं आप, सालाना कस्टमर के पास मैसेज भी जाता है, ठीक ठीक है। डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, कस्टमर के पास मैसेज आएगा और वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अब एक होता है कि कस्टमर ने ईएमआई पर पॉलिसी ले ली, पहले तो कंपनी गिनती के 4 से 5 बैंक सिलेक्ट करती है, सिर्फ 4 से 5 बैंक के थ्रू ही पेमेंट हो सकती है डेबिट कार्ड से, ठीक है। क्रेडिट पहली कार्ड? चीज, क्रेडिट तो और फिर कोई भी क्रेडिट हो, कोई भी हो, क्रेडिट कार्ड में ईएमआई कोई भी बैंक का ले सकते हैं ना, कोई कोई भी बैंक बैंक का डेबिट कार्ड रहा तो। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब मान लेते हैं कस्टमर ने एक मंथ ईएमआई पे कर दी, अकाउंट में पैसा था, दूसरे मंथ पे कर दी, अकाउंट में पैसा था, तीसरे मंथ कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं था, ईएमआई हिट हो गई, बाउंस हो गई, कंपनी सिर्फ 7 दिन का रिन्यूअल का टाइमिंग देती है, ओनली 7 डेज। कस्टमर की हेडेक है, कस्टमर ग्रेस भूल पीरियड, गया, यस ग्रेस पीरियड सिर्फ 7 ग्रेस डेज का पीरियड। मिलता है। कस्टमर भूल गया पेमेंट करना, 7 दिन निकल गए, उसके बाद कस्टमर चाह कर भी पॉलिसी रिन्यू नहीं करवा पाएगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। इसीलिए तो उसके 7 डेज के पहले अगर वो, अगर जैसे 5वें दिन अगर वो करता है, समझो उसका बाउंस हो गया, 5वें दिन करता है, तो उसके ऊपर कितने चार्जेस, मैंने किस कोई परसेंट के हिसाब चार्जेस से नहीं चार्जेस आएंगे, लगते कोई चार्जेस नहीं आएंगे, जो अमाउंट जो चार्जेस प्रीमियम ना? सिलेक्ट हुआ है वही होगा, हाँ हाँ, चार्जेस नहीं अच्छा आएंगे, ठीक है मैडम, ओके। ठीक है। रंजन जी हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर ओके। हो गया आपको? जी मैम। चलिए, चाइल्ड एज हो गया, जिस भी एज पे बच्चे को हम एंट्री दे सकते हैं वो चाइल्ड एज में काउंट होता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। तो इंडिविजुअल मतलब समझते हैं आप सिंगल पर्सन, अगर हम किसी को सिंगल एक पर्सन। सिंगल को पॉलिसी दे रहे हैं तो इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल, और कोई अगर फैमिली के साथ पॉलिसी ले रहा है तो फैमिली फ्लोटर। फैमिली फैमिली फ्लोटर फ्लोटर। में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ फैमिली फ्लोटर कहलाएंगे, हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली फ्लोटर कहलाएंगे, हस्बैंड के साथ सिर्फ बच्चे होंगे वो भी फैमिली कहलाएगी, या मम्मी के साथ बच्चे होंगे तो वो भी फैमिली कहलाएगी। चलिए, अगर मैं कीवर्ड्स की बात करती हूँ तो सिर्फ कीवर्ड्स